जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका दोस्तों भविष्य में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आप सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। अभी तक शिफ्टों में जितने सवाल पूछे गए उन पर आधारित ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, जो सवाल आपको नहीं आता है उसको नोट कीजिएगा। आपकी परीक्षा में आपको 8 से 10 नंबर दिलाने वाली क्लास साबित होगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला सवाल कहता है कि वर्तमान समय में पंजाब के राज्यपाल कौन हैं। दोस्तों एसएससी जीडी में मुख्यमंत्री राज्यपाल भर भर के हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हमारा सवाल कहता है कि वर्तमान समय में पंजाब के राज्यपाल कौन हैं। भगवंत मान है, राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ हैं, बनवारी लाल पुरोहित हैं कि जगदीश मुखी हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों पंजाब के राज्यपाल कौन है तो आपको नोट करके रखना है, ये बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। किसका दोस्तों? ये राज्यपाल का। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और दोस्तों इसके राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों पंजाब की विधानसभा में कितनी सीटें? 117 सीटें हैं अभी, क्योंकि चुनाव हुए थे इसीलिए आपको याद में रखनी है। और पंजाब की एक योजना है, एक विधायक एक पेंशन योजना। एक विधायक एक पेंशन योजना। ये किसकी योजना है? ये पंजाब की योजना है। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों जो महत्वपूर्ण नाम है उनको मैं आपको बताता हूं। राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ, ये दोस्तों कहाँ के राज्यपाल है तो आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। इनको भी आप नोट करके रखें। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। दोस्तों इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ। यहाँ पर दोस्तों प्रसाद नहीं होगा, राजेंद्र विश्वनाथ इनका नाम है। इनको आप ध्यान में रखें। दोस्तों जगदीश मुखी ये कहाँ के राज्यपाल हैं तो आपको याद में रखना, ये नागालैंड के राज्यपाल हैं। कहाँ के? नागालैंड। इनको भी दोस्तों अतिरिक्त प्रभार मिला है राज्यपाल का। और दोस्तों नागालैंड, इसमें दोस्तों एक फेस्टिवल मनाया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाता है? नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। और नागालैंड इसकी राजधानी क्या है तो आपको नोट करके रखना है। इसकी राजधानी है कोहिमा। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। इसको भी आप नोट करें। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों 4 से 5 सवाल हैं नवीन नियुक्तियों को लेकर, इनको आप नोट करते चलिएगा। इसमें से 102 सवाल आपकी परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं। नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? समीर वी कामत को बनाया गया है, केवी साजी को बनाया गया, माधवीपुरी बुच को बनाया गया, नितिन गुप्ता को बनाया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया तो आपको नोट करके रखना है, केवी साजी को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया गया, इसको भी आप नोट करके रखें। जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखें। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? केवी साजी जी को बनाया गया है, यह भी आप नोट करें। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है? शिवरमन समिति। इसको भी आप लिख लें। दोस्तों समीर वी कामत ये दोस्तों कौन बनाए गए? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? समीर वी कामत को बनाया गया है। दोस्तों डीआरडीओ इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको नोट कर लेना है, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई है डीआरडीओ की। ये भी आप नोट करके रखें। दोस्तों माधवीपुरी बुच ये दोस्तों कौन है? ये सीबीएसई सेबी। कौन दोस्तों? सेबी। दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। इसको भी आप नोट करके रखें। और सेबी का अधिनियम कब का है? 1992 का अधिनियम है इसका। और स्थापना कब हुई थी? 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों नितिन गुप्ता ये दोस्तों कौन है तो आपको ध्यान में रखना है, सीबीडीटी। कौन?
DT, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन कुमार गुप्ता। इसको भी आप नोट करें, ये सारे सवाल आप नोट करके रखें, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में आपको मिलने वाला है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। विजय सांपला बने, इकबाल सिंह लालपुरा बने, एस किशोर बने हैं कि NK सिंह बने हैं? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति इस आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में विजय सांपला। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। विजय सांपला को दोस्तों क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसको भी आप नोट करके रखें। अब बात करते हैं इकबाल सिंह लालपुरा, इनको क्या बनाया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आप कहेंगे इकबाल सिंह लालपुरा। दोस्तों एस किशोर, इनको क्या बनाया गया है? कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष। क्या दोस्तों? कर्मचारी आयोग, कर्मचारी आयोग। दोस्तों कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? एस किशोर को बनाया गया है। दोस्तों NK सिंह आपको पता होगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, यानी कि नंद कुमार सिंह, नंद किशोर सिंह। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये सवाल भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तपन कुमार डेका को बनाया गया है, सुरेश एन पटेल को बनाया गया, अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है कि अजय कुमार सूद को बनाया गया है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों बनाया गया है सुरेश एन पटेल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी जो स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश हो रही? संथानम समिति, संथानम समिति की सिफारिश पर दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं तपन कुमार डेका, ये दोस्तों कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB। ये दोस्तों IB के नए हेड बने हैं कौन? तपन कुमार डेका, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों अनंत नागेश्वरन, ये दोस्तों कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। और अजय कुमार सूद कौन है? तो आपको पता है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ये कुछ नवीन नियुक्तियां मैं आपको बता रहा हूं, सारे सवालों को आप नोट करते चलें। दोस्तों नवीन नियुक्ति से हमारा और जबरदस्त सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एस सोमनाथ को बनाया गया, अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है, SN सुब्रमण्यम को बनाया गया कि प्रियंका कानून गो को बनाया गया है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? अरुण कुमार मिश्रा जी को बनाया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा जी बने हैं। अब बात करते हैं एस सोमनाथ, ये दोस्तों कौन है? इसरो के दोस्तों नए हेड कौन बने? एस सोमनाथ। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969, ये दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। इसको आप नोट करके रखें। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों SN सुब्रमण्यम, ये कौन है? ये नाम बताइए, ये भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। SN सुब्रमण्यम, इनको क्या बनाया गया है? तो आप दोस्तों नोट करके रखें, ये सवाल अति महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा के लिए। इनको बनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया? SN सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। दोस्तों प्रियंका कानून गो, ये नाम भी अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताएं दोस्तों इनको क्या बनाया गया है? ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा के लिए। इनको बनाया गया राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय बाल
संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रियंका कानूनगो को। इतने नाम मैंने दोस्तों आपको नोट कराए हैं, सारे नाम आप नोट कर लें। ये थी दोस्तों कुछ नवीन नियुक्तियां जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों खेल जगत का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला वर्ग विजेता कौन है? आप सब जानते हैं कि साल में 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और उसके अलावा विंबलडन ओपन और इसके अलावा यूएस ओपन। ये 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं और इसी क्रम में होते हैं। इनकी महिला विजेता और इनके दोस्तों पुरुष विजेता आपको याद होने चाहिए। हमारा सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला वर्ग विजेता कौन है? एशले बार्टी है, ईगा स्विएटेक है, एलिना रिबाकिना है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। आइए दोस्तों करते हैं पूरे सवाल का पोस्टमार्टम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला वर्ग विजेता कौन है? ये है एशले बार्टी और ये कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। आप सबको नोट करके रखना है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में अपने खेल से संन्यास की घोषणा की थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। अब बात करते हैं ईगा स्विएटेक, इन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। एलिना रिबाकिना, इन्होंने जीता विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए यूएस ओपन किसने जीता? ये ईगा स्विएटेक, इन्होंने ही यूएस ओपन जीता था। आप सबको नोट करके रखना है। दोस्तों आपको बता दें ये तो हो गई महिला विजेता। अब आपको पुरुष विजेता मैं आपको नोट कराता हूं। अगर आपसे कहा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए विंबलडन ओपन का टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, ये जीता है विंबलडन ओपन। इसके अलावा जो लास्ट वाला है यूएस ओपन, वो किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। ये 8 सवाल आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों फीफा से एक सवाल फिक्स है आपकी परीक्षा के अंदर। हमसे सवाल पूछा गया कि फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया है? 28 टीमों ने, 30 टीमों ने, 32 टीमों ने कि 34 टीमों ने? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों फीफा का एक सवाल आपकी परीक्षा में आना तय है। आप सब जानते हैं कि फीफा विश्व कप 2022 इसका आयोजन कहां पर हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। और कितनी टीमों ने भाग लिया था? इसके अंदर 32 टीमों ने भाग लिया था। दोस्तों फीफा आपको जल्दी से कमेंट करके बताओ आप फीफा कौन से क्रम का था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। तब तक दोस्तों फीफा के बारे में मैं आपको और जानकारियां देता हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। फीफा का दोस्तों कौन सा क्रम था तो वो आपको कमेंट करके बताना है। कितनी टीमों ने भाग लिया है? 32 टीमों ने भाग लिया है। दोस्तों कहां पर हुआ है? कतर, दोहा, कतर में हुआ है। और दोस्तों अगला वाला कहां पर होगा तो आप सबको पता है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये दोस्तों अगले क्रम का होगा। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए इसका शुभंकर क्या था? लाइफ इसका शुभंकर था। कौन सी दोस्तों गेंद से खेला गया था तो आप कहेंगे अल रहेला। ये दोस्तों फुटबॉल का नाम था अल रहेला। इसको आप नोट करके रखें। इसके अलावा अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए इसका स्लोगन क्या था? स्लोगन ये महत्वपूर्ण रहेगा। स्लोगन इसका दोस्तों स्लोगन क्या था तो आपको नोट करके रखना है। नाउ इज ऑल। क्या था? नाउ इज ऑल। ये दोस्तों इसका स्लोगन था। ये भी आप नोट करके रखें। बिल्कुल नया सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों एक दो सवाल और भी महत्वपूर्ण है जैसे कि गोल्डन बूट ये किसको मिला था? ये एम्बापे को मिला था जो कि फ्रांस के खिलाड़ी थे। और गोल्डन बॉल किसको मिली थी? ये तो लियोन मेसी को मिली थी। इसके अलावा गोल्डन ग्लव का खिताब किसको मिला था? मार्टिनेज को मिला था। ये भी आप नोट कर लें, आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे सवाल आप नोट करके रखें। दोस्तों आपको बता दें फीफा विश्व कप 2022 ये कौन से क्रम का था? ये 22वें क्रम का था। ये भी आप नोट करके रखें और अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों कॉमनवेल्थ, फीफा, ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक इनको आप रट के जाइएगा। आपकी परीक्षा में ये सवाल आपसे 100% पूछे ही जाने वाले हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? जल्दी से बताएं। फ्रांस में होगा, अमेरिका में होगा या ऑस्ट्रेलिया में होगा या चीन में होगा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये कहां पर होगा? ये फ्रांस में होगा, ये पेरिस में।
पेरिस फ्रांस में होने वाला है 2024 का। और 2028 का कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे लॉस एंजल्स अमेरिका। लॉस एंजल्स अमेरिका, ये कहाँ होगा? 2028 वाला। अगर आपसे कहा 32 वाला दोस्तों कहाँ पर होगा? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ये भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो टोक्यो में हुआ था उसमें भारत का कौन सा स्थान था? दोस्तों 48वां स्थान था। कौन सा? 48वां स्थान था। भारत ने कितने पदक जीते थे? कुल 7 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? कुल 7 पदक जीते थे। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आंध्र प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है कि छत्तीसगढ़ में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। नामदफा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको नोट करके रखना अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से आप 2 से 3 चीज़ें याद रखेंगे, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए पाक्के टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश को लेकर। आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, कौन सा? नागार्जुन सागर यानी कि श्रीशैलम। कौन सा? श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों पश्चिम बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें। छत्तीसगढ़ में कौन सा? इंद्रावती। ये सब सवाल बार बार पूछे गए सवाल हैं। इंद्रावती ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। इसको भी आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, असम में स्थित है कि तमिलनाडु में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको T+2 अवार्ड, अगर आपसे कहा जाए T+2 अवार्ड 2022 ये किसको मिला है? तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। इसीलिए सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों तेलंगाना में कौन सा है? अमरावाद। दोस्तों कौन सा? अमरावाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना में और कौन सा? एक कावल टाइगर रिजर्व है। कावल ये वो सब नाम है जो सब छुपे रुस्तम नाम है। कावल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये भी तेलंगाना में ही स्थित है। इसको भी आप नोट करें। इसके अलावा अगर आपसे हम कहें कर्नाटक, यहाँ पर दोस्तों कौन सा है? बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा, ये सब कहाँ पर स्थित है? सब कर्नाटक में स्थित हैं। इसको भी आप नोट करें, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों असम में कौन कौन से हैं? असम में एक है ओरांग, ये आप नोट कर लें। ओरांग कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी असम में ही स्थित है, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों राष्ट्रपति आपकी परीक्षा में हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला सवाल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 60 है कि अनुच्छेद? जल्दी से बताएं क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों राष्ट्रपति आपकी हर बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ये किसके अंदर है? तो आपको नोट करके रखनी है। यह है दोस्तों अपने अनुच्छेद 55 में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है अनुच्छेद 55 के अंदर है। आइए दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित जितने महत्वपूर्ण सवाल बनते मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपसे कहा जाए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 253 में क्या है? उसकी संघ की कार्यपालिका शक्ति है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर है? अनुच्छेद 53। दोस्तों अनुच्छेद 54 में क्या है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है दोस्तों? निर्वाचन।
राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में क्या है, तो आप कहेंगे निर्वाचन की रीति। अगर आपसे कह दिया जाए अनुच्छेद 56 में क्या है, 56 में आप कहेंगे दोस्तों इसकी है राष्ट्रपति का पदावधि, इसकी पदावधि है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ। शपथ किसके अंदर है, अनुच्छेद 60 में है। और दोस्तों 61 पे क्या है, 61 में है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर आपसे कह दिया जाए अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान। इन सब सवालों को आप नोट करके रखें। और अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। इतने सवाल दोस्तों आपको नोट करने हैं, आपकी परीक्षा में कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 246। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। संयुक्त बैठक, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आप सबको पता है अनुच्छेद 108। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अनुच्छेद 110 ये किससे संबंधित, तो आप कहेंगे धन विधेयक। धन विधेयक से संबंधित कौन सा है, अनुच्छेद 110। इसको आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद 112 है, इसका संबंध किससे, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 246 ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। किससे, जीएसटी से संबंधित है, इसको भी आप नोट करके रखें। जीएसटी। अब आप कमेंट करके बताएं कि दोस्तों जीएसटी काउंसिल, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है और जीएसटी काउंसिल की बैठक कहां पर आयोजित हुई, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि नारी को नमन योजना का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों एक योजना आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछी जाएगी, तैयार रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। नारी को नमन योजना, इसका संबंध किस राज्य से है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। नारी को नमन योजना का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों हरियाणा की एक योजना ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना का संबंध किससे, हरियाणा से है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों कर्नाटक विनय समरस योजना, विनय समरस योजना कहाँ की है, कर्नाटक। गुजरात की क्या है, सीमा दर्शन योजना, ये कहाँ की योजना है, ये है दोस्तों गुजरात की योजना। अब आपको कहना है हिम प्रहरी योजना। अगर आपसे हिम प्रहरी पूछे तो आप लगाएंगे उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड की योजना। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई, 15 अगस्त 2015 को, 16 जनवरी 2016 को, 19 फरवरी 2015 को या 24 फरवरी 2019 को। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई, तो आपको ध्यान में रखना है ये की गई थी 16 जनवरी 2016 को। लेकिन इसका दोस्तों अगर आपसे कहा जाए स्टार्टअप इंडिया ये योजना थी, इसका दोस्तों गठन कब हुआ, यानी कि दोस्तों इसको बनाया कब गया, तो आप कहेंगे 15 अगस्त 2015। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इसकी शुरुआत कब हुई, ये चालू कब हुई योजना, तो 16 जनवरी 2016। इसीलिए 16 जनवरी को क्या मनाते हैं, स्टार्टअप डे मनाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों 19 फरवरी 2015 इसको क्या हुआ था, आप नोट करके रखें, स्वस्थ मृदा हेल्थ कार्ड, स्वस्थ मृदा कार्ड योजना। अगर दोस्तों आपसे 24 फरवरी 2019 को क्या, कृषक सम्मान निधि योजना कब की है, तो आप कहेंगे 24 फरवरी 2019 की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब की है, 22 जनवरी 2015 की। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए उज्ज्वला योजना पहली वाली, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं उज्ज्वला योजना दोस्तों कब शुरू हुई थी और ये कहां से शुरू हुई थी, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि विश्व बैंक और IMF इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये लीजिए दोस्तों, मुख्यालय से दोस्तों एक सवाल आपकी परीक्षा में आना तय है। जल्दी से बताएं दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा। विश्व बैंक और IMF इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना वाशिंगटन DC। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1944 से 1945 इस बीच में दोस्तों इनकी स्थापना हुई थी, विश्व बैंक और
किसकी? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों आपको बता दें इनकी जो स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, कौन से? ब्रेटन वुड सम्मेलन। दोस्तों ब्रेटन वुड सम्मेलन में दोस्तों इनकी स्थापना हुई थी IMF और वर्ल्ड बैंक की, इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा इनको दोस्तों जुड़वा बहनें कहा जाता है, किसको? IMF और वर्ल्ड बैंक को। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों बात करते हैं मनीला। मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? तो आप कहेंगे ADB बैंक। ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मनीला में स्थित है। और ADB बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी, ये भी आप नोट करें। न्यूयॉर्क में दोस्तों UNO, इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों वियना में OPEC का मुख्यालय स्थित है। OPEC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में स्थित है, इसको भी आप नोट करें। और OPEC की स्थापना कब हुई थी? 1960, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर या 26 दिसंबर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों हमारा किया जाता है कब? 14 दिसंबर को। आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब बात करते हैं 22 दिसंबर, इसको क्या मनाते हैं? गणित दिवस। इसको मनाते हैं गणित दिवस मनाते हैं। दोस्तों 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? जल्दी से बताएं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसको आप थोड़ा नोट करके रखें। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं आप रटकर जाइएगा, आपकी परीक्षा में 100% दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा। रुक्मणी देवी, इनका संबंध किस शास्त्रीय भाषा से है? तो आपको ध्यान में रखना है, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ के क्लासिकल नृत्य हैं? केरल के हैं। केरल। दोस्तों केरल का एक दोस्तों महत्वपूर्ण त्योहार है थेय्यम, ये आप थोड़ा ध्यान में रखें, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों पिंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और इसकी फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई इसकी फेमस कलाकार हैं, ये भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हैं कितने? शास्त्रीय नृत्य हैं 8 और शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एक दर्रा आपकी परीक्षा में आना तय है, आप लिख के रखिएगा। एक दर्रा आपकी परीक्षा में आपसे पूछा ही जाएगा। जल्दी से बताएं दोस्तों, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिक्किम में स्थित है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? आपको मैंने कई बार नोट कराया है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों कौन कौन से दर्रे हैं? लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड। इसके अलावा एक दर्रा और है नीति पास दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इसमें है सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों एक दर्रा कौन सा है? एक दोस्तों बाड़ा चाला करके दर्रा यहाँ पर, क्या है दोस्तों? बाड़ा लाचला करके कुछ दर्रा है दोस्तों, ये भी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए सिक्किम में दोस्तों नाथुला दर्रा स्थित है, नाथुला स्थित है सिक्किम में। और दोस्तों एक बस्ता है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर दोस्तों है जोजिला दर्रा। सारे दर्रे मैंने आपको नोट करा दिए, नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में एक नाम आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है।
चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। दोस्तों एक युद्ध आपकी परीक्षा में तय है, आना ही आना है। महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में, बैरम खां और हेमू के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, ये सवाल आपकी परीक्षा में 2 से 3 बार अब तक पूछा जा चुका है। जल्दी से बताएं दोस्तों आपको क्या होगा आपका सही जवाब। ये सवाल अति महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा के लिए। खानवा का युद्ध हुआ कब था, तो आपको ध्यान में रखना ये हुआ था 1527 में। और किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में। ये दोस्तों कहाँ गए, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कब हुआ था, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में। ऑप्शन में दोस्तों देखा रखो, महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह, इनके बीच में कौन सा हुआ था, तो मैंने आपको बताया था ये दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में हुआ था हल्दी घाटी। कब हुआ था, 1576 को हुआ था, ये भी आप नोट कर लें। दोस्तों बैरम खां और हेमू, इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। जो पानीपत की सेकेंड लड़ाई थी, बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ी गई थी 1556 में। इसके अलावा बाबर और इब्राहिम लोदी, इनके बीच में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था, 1526 में। इसको भी आप ध्यान में रखें। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अंतिम और बहुत ही लल्लन टॉप सवाल की ओर। दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, विजयानंद है, सिंह विष्णु है, बिंबिसार है, कडफिसस हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों कुषाण वंश, इसके संस्थापक कौन है, तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों कडफिसस हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। विजयानंद, ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक हैं, चोल वंश के। चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयानंद हैं। इसके अलावा सिंह विष्णु, ये दोस्तों किस वंश के संस्थापक हैं, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु। बिंबिसार, ये दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक हैं। किसके, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। इसको भी आप नोट कर लें। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल हैं। कैसे लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के सवाल, जल्दी से कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आप अगर भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं एसएससी जीडी का, तो आप इस क्लास को देख कर जाइएगा। 100% दोस्तों आपको 8 से 10 सवाल यहाँ से मिलने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।